नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपुल। मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो MSP के रिगार्डिंग करने वाले हैं, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये MSP होता क्या है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, अभी क्यों ये चल रहा है, और उससे रिलेटेड जो भी इशूज या डिस्कशंस हैं या जो भी डिबेट्स हैं। तो आज हम हमारा पूरा जो डिबेट होगा, जो डिस्कशन होगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो इसी से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली एमएसपी जो है, इसका फुल फॉर्म जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मतलब एक मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी किसानों को सर्टन प्रोडक्ट्स पे, सर्टन क्रॉप्स पे, सारे प्रोडक्ट्स पे, सारे फसलों पे नहीं, कुछ फसलों पे। तो वो होता है एमएसपी। एमएसपी के अंदर काफ़ी फसलें आती हैं, जो कि आगे मैं एक लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सी फसलें इसके अंदर आती हैं। और ये करता कौन है, एमएसपी का रिकमेंडेशन कौन देता है? तो इसकी रिकमेंडेशन कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, एक बॉडी है, वो देती है। और इसको जो लागू करता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। तो CACP जो है ये कैलकुलेट करती है, कहते, और वो रिकमेंड करती है कि इस साल का इतना एमएसपी होना चाहिए इस फसल का, और उसे लागू करती है CCEA। ये ऑपरेट कैसे होता है? ये बेसिकली दो तरीके से होता है। किसान एमएसपी के अंदर आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी फसलें हैं, उनको APMCs में जाके उस प्राइस पे बेचते हैं। ये APMC की जिम्मेदारी होती है कि एमएसपी के अंदर आने वाली फसलों को उसी प्राइस पे, एमएसपी के प्राइस पे इन मंडियों में बिके, उससे कम में ना बिके। और FCI जो गवर्नमेंट की एक संस्था है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें से कुछ फसलों का प्रिक्योरमेंट, भंडारण उसका करती है। जिसमें से मुख्य जो जो फसलें हैं वो है राइस और वीट, चावल और गेहूं। लेकिन ये बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना सब कुछ करती है, बट तभी केवल 6% फार्मर्स को ही MSP प्राइजेस मिलते हैं उनकी फसलों के लिए। ऐसा क्यों होता है? वो बहुत बड़ा इशू है, स्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। और उसके साथ साथ FCI में बहुत करप्शन है। बेसिकली FAMCs में भी इश्यूज हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। जो दो वीडियो हमने लास्ट के बनाए हुए हैं फार्मर्स बिल के ऊपर, तो दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने बहुत क्लियरली जो मंडी इश्यूज है उसको मेंशन किया हुआ है। और जो किसान बिल का दूसरा पार्ट था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो जो सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक होता है वो FCI की वजह से होता है, क्योंकि FCI के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है जिसमें वो प्रोडक्ट का भंडारण कर सके। और जो जिस तरीके से भी उन्हें पूरा प्रोसेस रन करना है, उनके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरा, करप्शन बहुत ज़्यादा है FCI में। अब जैसे गवर्नमेंट ये बोलती है कि सपोज टोटल अभी 22+1 प्रोडक्ट है जो कि MSP के अंदर कवर होते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि आप दो फसलें, गेहूं और चावल, आप उगाइए, कितना भी उगाइए, APMC में नहीं बिकता है तो मेरे पास आइए, मैं आपको वो खरीदूंगा, मैं वो गवर्नमेंट वो फसल खरीद लेगी और MSP वाले प्राइस उस पर देगी। तो किसान उसको खरीदता है, वो एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम या इंश्योरेंस उसको मिल गया है कि हाँ, उस पे, उस प्राइस पे ये दो फसलों के लिए उसे प्राइस तो मिल ही जाएगा। गवर्नमेंट खरीद लेगी अगर APMC के थ्रू नहीं हो रहा है तो। लेकिन जब कोई किसान काफ़ी मेहनत करके फसल उगा के अपना ट्रक भर के वहाँ लेके जाता है, तो पता चलता है कि किसी न किसी रीजन की वजह से उसे वापस लौटा दिया जाता है। तो वो ट्रक का भाड़ा और जो भी उसके अदर खर्चे हैं, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। और ये गारंटी नहीं है कि 3 दिन बाद जब वापस आएगा तो FCI ऑफिसर जो वहाँ पे होगा वो वापस से उसको ले लेगा, हो सकता है फिर वापस कर दे। तो इस तरीके से यहाँ पे करप्शन का स्कोप बनने लगता है। फिर क्या होता है, दो तरीके से, जो कि बिचौलिए होते हैं, जो कि FCI के साथ मिले हुए होते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर केसेस होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह होता है। जो भी मैंने एनालिसिस किया है, वीडियो देखे हैं, उसका जो मुझे एक सार समझ में आया वो ये है कि FCI में काफ़ी इसकी वजह से, इश्यूज की वजह से करप्शन होता है। और इसी वजह से केवल 6% फार्मर्स को ही MSP प्राइजेस मिलते हैं अपनी फसलों के लिए। तो सपोज किसान, 2 बार ऐसे हो चुका किसान के साथ, अब तीसरी बार जो बिचौलिया होगा वो कुछ ऑफर करेगा कि चलो मैं 1300 में आप मुझे सामान बेच दो, MSP वाला प्राइजेस मिलता तो है नहीं, वैसे ही आपको दौड़ाते रहेंगे, तो वो किसान वहीं पे फिर सामान, अपना फसल जो होगा वो दे के चला आएगा। एक तो ये होता है। दूसरा, फसलों का
जो भी कटाई होती है, किसान जो डायरेक्ट एफसीआई को देता है और उसके बदले प्राइस लेता है, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं फसल। बट जब जो मार्केट प्लेयर्स होते हैं उनकी साठगांठ होती है एफसीआई से, तो वो क्या कहते हैं, जब उनके पास खराब अनाज पड़ा होता है बाहर के मार्केट प्लेयर्स के पास, तो वो क्या करते हैं, एफसीआई को वो अनाज दे देते हैं। अनाज का स्टॉक एफसीआई ले लेता है और उसके बदले जो अच्छी क्वालिटी का अनाज किसान दे के गया था उसको दे देता है। तो उसका बाई प्रोडक्ट फिर वो बाहर का जो व्यापारी है वो बनाता है और मुनाफे कमाता है और रिश्वत के तौर पे इन्हें पैसे पैसे देता है। तो ये बहुत बड़ा एक करप्शन की वजह से, एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी की वजह से ये काफ़ी ड्रॉबैक या फिर नेगेटिव पॉइंट्स एमएसपी में ये काउंट होता है। इसलिए सबको एमएसपी नहीं मिल पाती सारे किसानों को, केवल 6% को ही मिलता है। यहाँ मैंने एक लिस्ट शेयर कर दी है कि आपको एमएसपी के अंदर कौन कौन से फसल कवर होती है, जिसमें मोटा अनाज है, 7 तरह के दालें हैं, ऑयल सीड्स हैं और भी हैं। ये सारा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसमें शुगर केन भी मैंने मेंशन किया है, एक्चुअली एमएसपी के अंदर नहीं आता है, बट हाँ उसी का एक दूसरा फॉर्म है, उसके अंदर आता है, फेयर एंड समथिंग करके उसको कहते हैं। बट इसको छोड़ के ये बाकी सारे एमएसपी के अंदर आती है। बट जो शुगर केन है, जो गन्ना है, वो भी समझ लीजिए एमएसपी की तरह ही प्राइस में आता है, बट उसका कुछ जो नाम है, लॉ नेम जो है वो अलग है। अब ये शुरू क्यों हुआ? तो बेसिकली ये शुरू हुआ 70 के दशक में, जब भारत का पाकिस्तान के साथ और उसके पहले चाइना के साथ युद्ध हुआ था। तो काफ़ी फूड क्राइसिस टाइप का पूरे भारत में चल रहा था। और जो उस समय करंट गवर्नमेंट थी, शास्त्री जी एंड देन आफ्टर इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने देन फिर दे डिसाइडेड टू ओवरकम इट। क्योंकि उस समय क्या होता था, फूड सिक्योरिटी इंडिया के पास थी ही नहीं, सब लोग प्रॉपरली खाना नहीं खा सकते थे अगर कोई इशू हो जाता। इंडिया यूएसए से बहुत ज़्यादा, अमेरिका से बहुत ज़्यादा वहाँ से अनाज इंपोर्ट करता था। समथिंग एक PL 480 करके एक एक्ट है, उसके थ्रू सस्ते दाम में अनाज देता था इंडिया को। बट उसके बदले अमेरिका अपनी धौंस जमाता था और बाकी चीज़ें, क्योंकि जो इंडिया था वो सोवियत संघ जो है, रशियन फेडरेशन, उसके ज़्यादा करीब था, अमेरिका के करीब कम था। तो उसकी वजह से, तो ये इशूज़ की वजह से हमेशा एक फूड क्राइसिस की सिचुएशन थी। और क्योंकि देश भी हमारा 10-15 साल पहले ही आज़ाद हुआ था, तो फिर वहाँ से गवर्नमेंट ने सोचना शुरू किया कैसे हम फूड फूड क्राइसिस ये दूर हो और कैसे हम इंडिपेंडेंट बने। तो फिर उसी समय एक MS स्वामीनाथन थे साइंटिस्ट, और एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने मिल के एक एक्सपेरिमेंट किया। और उसमें उन्होंने सही तरीके के अपने बीज, सही तरीके के फर्टिलाइजर्स, ये बाकी यूज़ किया। जो अच्छी सिंचाई वाले एरिया थे जैसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसका रिजल्ट देखा कि काफ़ी अच्छा था। अगर सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया बाद में, उस तरीके से खेती की जाए तो अच्छी पैदावार हो रही थी। अब पैदावार तो हो रही थी, बट किसान उगाए क्यों? तो किसान तो उगा दे बट उसको प्राइजेस ना मिले। तो एक कमेटी उन्होंने उस समय गवर्नमेंट ने बनाई थी, लक्ष्मीकांत झा कमेटी। तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी कि किसानों को उगाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, आप एक फिक्स प्राइस डिसाइड कर दो कि इस फसल का इतना प्राइस गवर्नमेंट खरीदेगी, कितना भी आप उगा लो। गवर्नमेंट को आइडिया अच्छा लगा, तो उन्होंने सबसे पहले गेहूं के लिए 1966 में, 1966 में उन्होंने ये MSP डिसाइड करी और बोला किसानों से कि आप गेहूं उगाइए, कितना भी गेहूं उगाइए, आपकी सरकार ये गेहूं खरीदेगी। और ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा। और धीरे धीरे जब दूसरी सरकारें आई, उन्होंने MSP में दूसरे दूसरे फसलें ऐड करी। और उसके बाद 1980 आते आते तक हम फूड प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्रोडक्शन में सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए थे। और सफिशिएंट, हम अपने जितनी पैदावार होनी चाहिए हमारी जनता के लिए उतना हम उगाना शुरू कर चुके थे। लेकिन ये हम उगा रहे थे, लेकिन ज़रूरी ये नहीं था कि उसका वितरण भी सही तरीके से हो रहा था, उसका कंजम्पशन सही तरीके से हो रहा था। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये तो हो गया कि ये स्टार्ट कब हुआ, लेकिन ये अभी क्यों चल रहा है? तो सबसे बड़ा चीज़ इसका है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और जैसे अभी एक कांग्रेस की गवर्नमेंट जब थी 2013-14 में, 14 में आई थिंक, तो उन्होंने
एक बिल लेके आए, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ फूड एक्ट ऐसे करके, NSFA। और मिड डे मील अभी चल रहा है, और बाकी गर्भवती महिलाओं को लिए भी एक योजना चलती है जिसमें उनको खाना दिया जाता है। तो इन सब योजनाओं के लिए बहुत सारा अनाज की आवश्यकता होती है। और ये जो NSFA है, इसके थ्रू 80 करोड़ जनता कवर होती है, जिसमें गांव की जो पॉपुलेशन है उसका 2/3, 2/3, और शहरों की जो जनता है उसका 50% कवर होता है। मिड डे मील है, अदर इतनी बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है जिसके थ्रू ये सुनिश्चित करती है कि उनको खाना मिलेगा। तो उसके लिए अनाज चाहिए तो उसके लिए प्रिक्योरमेंट करना पड़ेगा। तो प्रिक्योरमेंट करने के लिए अब FCI प्रिक्योर करती है, गवर्नमेंट जो संस्था है। अब उससे क्या होता है, एक MSP प्राइस होता है, तो एक गिवन प्राइस पे उसको, अब मार्केट से अगर आउटसोर्स करने जाएगी, अनाज उठाने जाएंगे, तो अलग अलग प्राइजेस पे उसको मिलेगा, कोई कितना प्राइस लगा रहा है, कोई कितना। तो एक यूनिवर्सल प्राइस पे एक तो उसको अनाज मिल जाता है, दूसरा गवर्नमेंट को जाना नहीं पड़ता है, को जाना नहीं पड़ता, गवर्नमेंट के पास किसान खुद आ जाता है अपनी फसल बेचने के लिए। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि MSP अभी भी चल रहा है। अब जैसे अभी लास्ट जो MSP मुझे ध्यान आ रहा है कि 1975 रुपये थे गेहूं के लिए पर क्विंटल, और चावल के लिए जो थे वो 1860 पर क्विंटल। तो मतलब 19 रुपये 75 पैसे पर KG गेहूं। बट जो गेहूं गवर्नमेंट गरीबों को देती है इन स्कीम्स के थ्रू, वो लगभग आपको गेहूं 3 रुपये पर KG में देती है। आपको चावल जो है 2 रुपये पर KG में देती है, मोटा अनाज 1 रुपये पर KG में देती है। खरीदती कितने में है? जो 3 रुपये में बेच रहा है 19 में खरीदा हुआ है, जो 2 रुपये में बेच रहा है वो लगभग 18.5 रुपये में खरीदा हुआ है। और उसके बाद उसको स्टोरेज, उसके बाद अलग अलग जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, बाकी बतेरे खर्चे हैं उसमें, जिससे उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट को लॉस तो हो रहा है, बट स्टिल इसमें जो इतनी बड़ी स्कीम को फुलफिल करने के लिए जो अनाज की आवश्यकता, वो गवर्नमेंट को MSP के थ्रू इजीली मिल जाता है। अब अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो कि MSP के बारे में डिबेट करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्राइस फिक्सिंग मैकेनिज्म जो है इसका। तो सबसे पहले जो ये पहले प्राइस फिक्सिंग का जो मैकेनिज्म था वो अलग था। अभी 2004 में MS स्वामीनाथन जो थे, वही साइंटिस्ट, उन्हीं के रिकमेंडेशन एक आई हुई थी कि इन्होंने 3 चार्जेस जोड़े। पहला चार्जेस मान लीजिए उसको A बोल लेते हैं, तो उसमें जो फार्मर का डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, जो भी खर्चे हो रहे हैं वो। दूसरा खर्चा उन्होंने जोड़ा कि जो फार्मर खर्च कर रहा है प्लस जो उसको लेबर लग रहा है, क्योंकि किसान में ज़्यादातर घर के लोग ही खेती में हेल्प करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो फैमिली लेबर जो हो गया, तो उसका खर्चा प्लस फैमिली लेबर, ये दो चीज़ें उन्होंने काउंट करी और बोला कि इतना MSP होना चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने फिर आगे और भी एक चीज़ जोड़ी कि एक और चार्ज हम इसमें जोड़ सकते हैं कि सपोज वो ज़मीन पे वो खेती नहीं कर रहा होता, उस पे कुछ और कमर्शियल काम कर रहा होता, तो उसको उसका रेंट मिलता, या फिर उससे एक जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो उसका निकलता। सेकंड, जो उसने पैसे लगाए हुए हैं डायरेक्ट, अगर उसे बैंक में जमा करता है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो उन सब चार्जों को जोड़ के, मतलब उसका जो डायरेक्ट एक्सपेंस है प्लस फैमिली लेबर प्लस जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, लैंड कैपिटल, ये सब जो लगाया, अगर वो कहीं और लगाता तो क्या कॉस्ट आती, तो वो सब मिला के एक जो चार्ज बना, उसका 1.5 गुना देने के लिए ये रिकमेंड किया। बट वो क्या अभी मिलता है वो आगे मैं बताऊंगा, वो एक्चुअल में मिलता नहीं है। अभी 2014 में जो मोदी गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इनके रिकमेंडेशन को, स्वामीनाथन 2004 की जो उनकी कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेंगे। बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। जैसे ही 2019 का इलेक्शन आने वाला था, मतलब लगभग 2018 में, उन्होंने ये, अरुण जेटली थे वित्त मंत्री, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हाँ, अभी हमने जो वादा किया था MSP वाला, वो हमने चार्जेस का हम 1.5 गुना दे रहे हैं। बट कौन से चार्जेस का ये नहीं बताया। तो एक्चुअल में वो जो चार्जेस का अभी MSP मिल रहा है, वो वो है जो उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस जो फैमिली लेबर है।
रिकमेंडेशन ये नहीं थी हम स्वामीनाथन की, डायरेक्ट उसका भी उसके बाद उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ के उसका 1.5 गुना करना था, बट तब भी काफ़ी हद तक पहले से बेहतर, बट जितना रिकमेंडेशन था उतना नहीं। दूसरा चीज़ कि अभी ये जो एमएसपी तो देती है गवर्नमेंट 22-23 प्रोडक्ट्स पे, क्रॉप्स पे, बट ये सारे प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर नहीं करती, गारंटी नहीं देती है कि मैं खरीदूंगा ही, मतलब गवर्नमेंट खरीदेगी ही। केवल दो फसलें, गेहूं और चावल, उनका कंफर्मेशन होता है कि कितना भी आप क्वांटिटी में ले जाओ वो गवर्नमेंट खरीद लेगी। तो केवल दो फसलें ही क्यों, ये एक इशू है। दूसरा इसमें करप्शन, जो कि मैं पीछे आपको एफसीआई के बारे में बता ही चुका हूँ, बहुत करप्शन का स्कोप होता है, करप्शन बहुत बड़े लेवल पे होता भी है। दूसरा वेस्टेज, इतना अनाज होता है वो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से वो सड़ जाता है, लोगों को मिल नहीं पाता और वो खराब हो जाता है। दूसरा इन्फ्लेशन भी इससे बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ती है। कारण ये कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है, मतलब सपोज फसल जो है, उसका जो इनिशियल जो कॉस्ट होता है अगर वो हाई होगा तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड हर एक चीज़ हाई हो जाएगी। तो गवर्नमेंट खुद ही एमएसपी बढ़ाया जा रही है पीछे, जो एमएसपी बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से जो गेहूं है उसका जो इनिशियल प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है पर केजी पर क्विंटल। तो उसकी वजह से उससे रिलेटेड, क्योंकि जब भी भंडारण महंगा होता है तो उससे बनी कोई भी बाई प्रोडक्ट हो उसका, अनाज का अगर महंगा बेस प्राइस महंगा है तो उससे बनी कोई भी चीज़ महंगी ही रहेगी। तो ये एक महंगाई का कारण है। और क्योंकि गवर्नमेंट जो है केवल दो फसलों पे ये प्रिक्योरमेंट का इंश्योरेंस देती है, 100% प्रिक्योरमेंट का, तो उसकी वजह से उन दोनों में पानी का बहुत यूज होता है, तो इसकी वजह से जो जमीन की सतह के नीचे जो मैक्सिमम पानी है केवल ये इरिगेशन में ही, सिंचाई में ही चला जा रहा है। क्रॉप पैटर्न भी वो बहुत बड़ा इशू है कि अब सब लोग यही उगा रहे हैं क्योंकि इस पे एमएसपी गारंटी है, प्लस गवर्नमेंट की भी गारंटी है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि हम खरीदेंगे खरीदेंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप प्रोटेस्ट देख रहे होगे एनसीआर में हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों कर रहे हैं, इसका एक रीज़न है। तो सबसे ज़्यादा प्रिक्योरमेंट जो होता है वो होता है चावल और गेहूं का। अब सब उगाते तो लगभग हर जगह के किसान हैं, लेकिन जो 88% यहाँ के किसान हैं जो चावल बेचते हैं, और 70% गेहूं, ये इनको एमएसपी मिल जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मंडियों का सिस्टम है और जो इनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है काफ़ी पहले से, इनमें प्रॉपरली रम गए हैं, और उनके पास खेती का जो जमीन भी होती है वो, बाकी आप देखोगे स्टेट्स में तो एक पर्टिकुलर किसान के पास एरिया वाइज ज़्यादा होता है। तो आप देखिए जैसे यहाँ पे चावल है, आप 88% किसान जो होते हैं पंजाब हरियाणा के वो एमएसपी पे उनको मिल जाता है। वीट जो है 70%। अगर कोई दूसरा स्टेट का मैं कंपेयर करूँ, सपोज एमपी है, तेलंगाना है, यूपी है, तो केवल राइस के मामले में केवल 44%, और वीट के मामले में, गेहूं के मामले में केवल 23%। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इनको ये डाउट है कि ये एमएसपी खत्म हो जाएगा, और एमएसपी खत्म होगी तो पंजाब और हरियाणा की जो इकोनॉमी है वो इसी पे डिपेंडेंट है, और ये तबाह हो जाएगा दोनों स्टेट। तो इसकी वजह से ये इसका विरोध कर रहे हैं। बट क्या एक्चुअली में ऐसा है? तो मैंने आपको ये पूरा एमएसपी वाला सीन आपको समझा दिया। इसके पहले मैंने आपको जो किसान बिल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और उसके पहले जो मैंने मंडियों के बारे में बताया था, तो एमएसपी वाला कहीं जिक्र ही नहीं, गवर्नमेंट ने कहीं मेंशन ही नहीं किया। पहले भी कांग्रेस के टाइम पे भी ये किसी बिल में, किसी रूल में नहीं था, नोटिफिकेशन के थ्रू ही होता था, और अब भी ये नोटिफिकेशन के थ्रू ही होगा। गवर्नमेंट का कहना है हमने एमएसपी पे कोई बोला ही नहीं, किसानों का कहना यही तो दिक्कत है, आपने कुछ बोला नहीं, अब लिख के दीजिए आप नहीं हटाए, नहीं हटाएंगे। तो ये पूरा डिस्कशन है। तो ये एमएसपी के बारे में एक प्रॉपर वीडियो था, जिसमें उसके प्लस, नेगेटिव, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराबी लगी वो भी बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।